हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। जहां दोस्तों आज हम आपको बिहार स्पेशल का जीके पार्ट 3 कराने वाले हैं। इससे पहले भी हमने पार्ट 1 पार्ट 2 किए हैं। इनमें से लगभग हमने 150 क्वेश्चन उन दोनों पार्ट से कराए हैं। आज हम 150 से लेकर के 200 के बीच 50 क्वेश्चन कराने वाले हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बीपीएससी के द्वारा लिए जा रहे टीचर एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा पहला सवाल है वो कहता है कि पाटलिपुत्र को इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? अशोक, महान, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य या कनिष्क? तो किसने बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर सी जो वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था वैशाली, उज्जैन, तक्षशिला, नालंदा। तो मौर्य काल में जो शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था वो क्या था? तक्षशिला, जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित था? चंद्रगुप्त मौर्य का जो गुरु था कौटिल्य, जिसे हम चाणक्य के नाम से जानते हैं, कितने अधिकरणों में विभाजित था? तो कितने? 12, 14, 16, 20। तो कितने में था? 14 में। ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त मौर्य विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है अशोक, कुणाल, बिंदुसार, चंद्रगुप्त। तो किसमें हुआ है? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ वह है, यानी कि जिस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का जो विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है भास, अश्वघोष, विशाख दत्त या शूद्रक? तो वो क्या है? विशाख दत्त है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि मगध में मौर्य वंश के शासन की स्थापना किसने की थी? मगध में किसने की थी? सम्राट अशोक ने, बिंदुसार ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने? इनमें से कोई नहीं। तो किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन नंबर सी जो वो हमारा बिल्कुल सही है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। 7वां नंबर प्रश्न आज का कहता है कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? मतलब सिकंदर महान के समकालीन था मौर्य वंश का कौन सा राजा? महापद्मनंद, चंद्रगुप्त मौर्य, सकुल पे या घनानंद? तो कौन था? मगध का कौन सा राजा जो था सिकंदर महान के समकालीन था वो था घनानंद। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य, कुषाण, गुप्त या सूड? तो नंद वंश के बाद किसने किया है? मौर्य वंश। ऑप्शन नंबर 1 जो वो हमारा बिल्कुल सही है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि किस सम्राट ने स्वयं को एकराट कहा है? मतलब कौन ऐसा सम्राट था जो खुद को एकराट कहा है? बिंबिसार, अजातशत्रु, अशोक, महापद्मनंद ने? तो किसने कहा है एकराट? तो वो कहा है महापद्मनंद ने। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो वो हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि अभिलेख में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी या देवानाम प्रिय के रूप में किया गया है? तो किसका किया गया देवानाम प्रिय के रूप में? चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त, अशोक? तो किसका किया गया है? अशोक का। और वही पूछा जाए कि भारत का नेपोलियन, तब वो हो जाएगा समुद्रगुप्त। ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? अभी जस्ट हमने आपको बताया, तो किसको कहा जाता है भारत का नेपोलियन? वो कहा जाता है समुद्रगुप्त को, जिन्होंने एक भी युद्ध नहीं हारा है। ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से गुप्त वंश के किस शासक को विक्रमादित्य भी कहा जाता है? तो गुप्त वंश जो थे उसके किस शासक को विक्रमादित्य कहा जाता है? तो वो कहा जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या कहा जाता है? विक्रमादित्य। और ये किस वंश से थे? गुप्त वंश के। ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? मौर्य वंश के बाद किसका हुआ? शंख वंश, शुंग वंश, सातवाहक या कुषाण वंश? तो किसका हुआ? शुंग वंश का। तो मौर्य वंश के बाद जिस वंश का राज्य स्थापित हुआ वो कौन सा है? शुंग वंश। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अशोक के ब्राही अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो अशोक का जो ब्राही अभिलेख था उनको सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? अंग्रेज। उसका नाम था जेम्स प्रिंसिप। ऑप्शन नंबर बी जो वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 164 का बी। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। 15 नंबर प्रश्न कहता है
कि केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। मतलब कौन ऐसा स्तंभ था जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? मस्की का लघु शिलालेख, भाभू शिलालेख, रानी का स्तंभ लेख या रूमिन देई का अभिलेख? तो वो कौन सा है? मस्की का लघु शिलालेख। ऑप्शन नंबर 1 जो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है। तो अर्थशास्त्र में जब हम जिक्र करते हैं सीता भूमि का, तो उसका अभिप्राय क्या है? न जोती जाने वाली अनुपयोगी भूमि, जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि, ब्राह्मणों के स्वामित्व वाली भूमि। तो वो क्या है? जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि सेंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? सेंड्रोकोट्स से। तो सेंड्रोकोट्स से जो चंद्रगुप्त के मौर्य की पहचान की, आर.के. मुखर्जी, विलियम्स जॉन्स, डी.आर. भंडारकर या वी. स्मिथ? तो किसने किया सेंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान? विलियम जॉन्स ने किया। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। कौन ऐसा स्रोत है जिसमें पाटलिपुत्र का जो प्रशासन कैसा था, किस प्रकार का था, उसका वर्णन उपलब्ध है? वह है दिव्यावदान, अर्थशास्त्र, इंडिका, अशोक के शिलालेख। तो वो है इंडिका, ठीक है, जो कि मेगस्थनीज ने लिखा था पुस्तक, वही इंडिका। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि बिहार में बांगर मिट्टी मिलती है। तो बिहार में बांगर मिट्टी कहाँ पे मिलता है? पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में, या फिर पूर्णिया, चंपारण, नालंदा, गया, सासाराम क्षेत्र में, या फिर हमारा नेक्स्ट है गया, नालंदा, बोधगया, सासाराम क्षेत्र, गया, बोधगया, पूर्वी चंपारण, भागलपुर क्षेत्र। तो बिहार में जो बांगर मिट्टी मिलती है वो मिलता है पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर 1 जो वो हमारा बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल पुल किस नदी पर बना है? तो बिहार में जो सबसे लंबा रेल पुल बना है, महात्मा गांधी सेतु पुल, वो किस नदी पर बना है? तो वो बना है सोन नदी पर। ऑप्शन नंबर डी जो वो हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादित प्रतिशत है। मतलब बिहार का जो कुल भौगोलिक क्षेत्र है उनमें से कितना क्षेत्र जो है जहाँ पे वन है, वन आच्छादित का मतलब जिसमें वन पाया जाता है, तो वो है 17%। ऑप्शन नंबर बी जो वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी 17%। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? तो किसका होता था? इंडियन नेशन, डॉन, प्रभाकर, पंजाब केसरी। तो किसका होता था? इंडियन नेशन। ऑप्शन नंबर 1 जो वो हमारा बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि बिहार के मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं, मतलब जो भोजन करने वाली, खाने वाली फसलें हैं। गन्ना, चाय, कॉफी नहीं, चावल, गेहूं, मक्का, मूंगफली, कॉफी, जौ, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा? चावल, गेहूं, मक्का बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें। ऑप्शन नंबर बी जो वो हमारा बिल्कुल सही है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। त्रिवेणी नहर में किस नदी का पानी आता है? मतलब त्रिवेणी जो नहर है उसमें किस नदी का पानी आता है? सोन, म्यूराक्षी, गंडक, कोसी। तो त्रिवेणी नहर में जो गंडक नदी का पानी आता है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। निम्न में से कौन दो नदियां अमरकंटक से उद्गमित होती है? मतलब कौन ऐसी नदियां हैं जो अमरकंटक से उद्गमित होती है, यानी उसका उद्गम स्थल है? ताप्ती, नर्मदा, चंबल, बेतवा, सोन, बेतवा, नर्मदा, सोन। तो वो क्या है? नर्मदा और सोन, जिसका क्या है उद्गम स्थल है कौन सा? अमरकंटक, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अमरकंटक कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? उद्योग, खनिज संपदा, कृषि, प्राकृतिक संसाधन। तो वो हो जाएगा कृषि यानी एग्रीकल्चर। ऑप्शन नंबर 3 जो वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर अपनी समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है? तो बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों का वेतन हो गया या फिर पेंशन पर जो उसका टोटल रिसोर्स है, यानी कि समस्त संसाधन का कितना प्रतिशत खर्च करता है? 46%। ऑप्शन नंबर बी जो वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, यह आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि वर्ष 2006 से 2007 में बिहार का विकासात्मक व्यय इसके कुल व्यय का था। 2006 से 2007 में बिहार का जो विकासात्मक व्यय था क्या था? लगभग 60%। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। 29 नंबर प्रश्न कहता है बिहार में पहली बार किनके द्वारा राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण किया गया? ठीक है, इकोनॉमिक्स जो सर्वेक्षण से होता है वो किया गया।
नीतीश कुमार, सुशील मोदी, लालू प्रसाद, इनमें से कोई नहीं तो वो है सुशील मोदी, जिसका पूरा नाम है सुशील कुमार मोदी, जो कई वर्षों तक बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे हैं और अभी वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय है, मतलब सबसे कम प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम जो है वो किस राज्य की है? राजस्थान, गुजरात, बिहार, उड़ीसा, तो वो है बिहार, और सबसे ज़्यादा जो है वो गोवा की है। ठीक है, गोवा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि नरेगा योजना का खर्च केंद्र और राज्य के बीच किस अनुपात में वहन किया जाता है? तो नरेगा जो योजनाएं हमारे देश के अंदर चल रही है उसमें केंद्र और राज्य का कितना हिस्सा रहता है उसका अनुपात बताना है। तो रहता है 90:10, 50-50, 75-75, तो रहता है 90:10, केंद्र का 90 और राज्य का कितना रहता है? 10 रहता है, यह आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा कहता है उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर बिहार कृषि समृद्धि के लिए, भारी उद्योग, बाढ़ या सूखा के लिए। तो उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? बाढ़ के लिए है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि मुखदुम कुंड कहाँ पर स्थित है? ठीक है, क्या कहता है कि मुखदुम कुंड कहाँ पर स्थित है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मनेर, राजगिरी, बिहार शरीफ, फुलवारी शरीफ। तो मुखदुम कहाँ पर है? राजगिरी में है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। 34 नंबर प्रश्न कहता है कि बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? बोधगया में जो बोधि वृक्ष है अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तृतीय, चतुर्थ, पंचम, इनमें से कोई नहीं तो वो क्या है? बोधगया में वो चतुर्थ है। ऑप्शन नंबर बी जो वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। 35वां नंबर प्रश्न कहता है कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ है? जो जैन धर्म के प्रवर्तक है महावीर स्वामी, उनका जन्म स्थान है विपली वन, विक्रमशिला, कुंडग्राम, वैशाली। तो वो कहाँ पे है? कुंडग्राम। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। वर्धमान महावीर ने कहाँ निर्वाण प्राप्त किया है? तो वर्धमान महावीर ने कहाँ पे निर्वाण प्राप्त किया? वैशाली, राजगीर, नालंदा, पावापुरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पावापुरी। ऑप्शन नंबर 4 जो है यानी डी पावापुरी, ये सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? पटना में कौन ऐसे सिख गुरु थे जिनका जन्म हुआ था? तो वो थे 10वें सिख गुरु, जिसका नाम है गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? तो विष्णुपद जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो है हमारा पटना में, गया में, जमुई में, दानापुर में। तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गया में। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि बिहार के किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत हैं? बिहार का कौन ऐसा पर्यटन स्थल है जहाँ पे लोग देखने के लिए जाते हैं, वहाँ पे गर्म जल के अनेक स्रोत हैं? देव, पावापुरी, राजगीर, बिहार शरीफ। तो वो हमारा क्या हो जाएगा? राजगीर। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी, बिल्कुल सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। 40 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? कितनी बौद्ध सभाएं हुई थी? 4 हुई है। तो प्रथम बौद्ध सभा कहाँ आयोजित की? नालंदा, बोधगया, राजगीर, गया। तो प्रथम जो बौद्ध सभा आयोजित की गई थी राजगीर में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी जो वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि राजगिरी का पुराना नाम क्या है? मगध, गिरिब्रज, बसार, पाटलिपुत्र। तो राजगिरी का जो पुराना नाम था वो था गिरिब्रज। ऑप्शन नंबर बी जो वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि पटना स्थित गोलघर का निर्माण कब हुआ? 1786 ईस्वी में, 1756, 1776 या फिर 1796 ईस्वी में? तो पटना में जो गोलघर स्थित है उसका निर्माण किया गया था 1786 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 1 जो वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि बिहार का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला, मतलब कौन ऐसा जिला है जहाँ पे जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? कैमूर, नालंदा, सहरसा, पूर्णिया। तो वो है कैमूर। ऑप्शन नंबर 1 जो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है? कौन ऐसा जिला है जहाँ पे सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है? लखीसराय, शेखपुरा, शिवहर, अलवर। तो क्या हो जाएगा? सबसे कम जनसंख्या वाला जिला हो जाएगा शेखपुरा।
ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बी जो वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला वो हो जाएगा पटना, ठीक है, और सबसे बड़ा पश्चिम चंपारण। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान है, यानी पूरे भारत में बिहार का स्थान किस तरह का है जनसंख्या घनत्व के मामले में। ठीक है, भारत में प्रथम, भारत में चतुर्थ, भारत में तृतीय, भारत में द्वितीय, तो वो क्या है, भारत में प्रथम है जनसंख्या घनत्व के आधार पर। वही सबसे ज़्यादा जनसंख्या के आधार पर कितना हो जाएगा, तीसरा नंबर पे। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि बिहार में साक्षरता का प्रतिशत है 42.85, 47.25, 51.5, 61.8, तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 61.8। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है, यानी कौन ऐसा जिला है जहाँ पे सबसे कम महिला साक्षरता है, मधेपुरा, सारण, सीवान, सहरसा, तो वो हो जाएगा सहरसा, ऑप्शन नंबर डी जो वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। बिहार में अनुसूचित जनजाति की आबादी की प्रतिशत कितना है। ठीक है, अनुसूचित जनजाति, एक होता है अनुसूचित जाति यानी SC, एक होता है ST जिसको हम कहते हैं अनुसूचित जनजाति। 7.5%, 15.3, 1.3, 11%, तो अनुसूचित जो जनजाति है उसकी आबादी पूरे बिहार में कितना है, 1.3%। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला, सबसे कम का तो बता दिए सहरसा है, और सबसे अधिक जो है क्या है, रोहतास, लखीसराय, सुपौल, गोपालगंज, तो सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है, रोहतास है। ठीक है, यह आपको ध्यान में रखना है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है और आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, 50वां नंबर प्रश्न है। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल के अनुसार 12वां राज्य है, तो भारत में जो जनसंख्या के अनुसार तीसरा और क्षेत्रफल के अनुसार 12वां राज्य है, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तो हो जाएगा बिहार, ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हमने आज टोटल 50 क्वेश्चन किए हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ दोस्तों, अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ दोस्तों, इसमें जो हम टोटल क्वेश्चन कराने वाले हैं, बिहार जीके का 1000 क्वेश्चन MCQ कराएंगे, जिससे कि आपके बिहार टीचर एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चन आएंगे इनमें से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय।